हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने बायोट-सेवर्ट्स लॉ पढ़ा था और उसके बाद हमने बायोट-सेवर्ट्स लॉ का एक एप्लीकेशन था मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट, वो भी किया था। स्टूडेंट्स, आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर कॉइल। फ्रेंड्स, ये टॉपिक करने से पहले मैं आपको एक बार फिर से थोड़ा सा बायोट-सेवर्ट्स लॉ बताता हूं, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे उसका यूज करना है। तो आप ध्यान दें स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा था कि अगर कोई ये करंट कैरिंग वायर है जिसमें से आई करंट फ्लो कर रहा है, करंट कैरिंग वायर, ठीक है, और इस वायर के ऊपर अगर हम एक छोटा सा पार्ट लेते हैं ए बी, या यूं कह लीजिए कि डीएल लेंथ का, इससे कुछ डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है पी, तो इस करंट कैरिंग एलिमेंट के कारण, करंट कैरिंग एलिमेंट के कारण, ठीक है, ये एक छोटा सा एलिमेंट है, इसमें से करंट फ्लो कर रहा है, तो इस छोटे से पार्ट के कारण किसी गिवन पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, इस पॉइंट पी पे, तो बायोट-सेवर्ट्स लॉ ने बताया था कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगा स्मॉल पोर्शन के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको डीवी से हम डिनोट कर रहे हैं। और उन्होंने बताया था कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डिपेंड करता है कि भाई सबसे पहले इस वायर में से करंट कितना फ्लो कर रहा है, सेकंड ये जो एलिमेंट है इसकी लेंथ कितनी है, थर्ड ये मेन पॉइंट है स्टूडेंट्स, थर्ड क्या है, साइन ऑफ एंगल बिटवीन। अब आपको ये एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ करंट, कि यहां करंट की क्या डायरेक्शन है, एंड लाइन ज्वाइनिंग द ऑब्जर्वेशन पॉइंट टू द एलिमेंट, यानी कि करंट की डायरेक्शन, याद रखें यहां भी हमें एंगल, यहां में कुछ अलग एंगल भी लेने हैं और ये एंगल भी लेना है, तो ये एंगल कौन सा है, थीटा एंगल कौन सा है, डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट एंड लाइन ज्वाइनिंग, लाइन जो मिला रही है किसको, एलिमेंट को उस पॉइंट से, इनके बीच का जो एंगल है उसको हम थीटा ले रहे हैं, ठीक है। तो डीवी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर, सेकंड क्या है, लेंथ ऑफ दिस एलिमेंट, फिर क्या है थर्ड, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड द लाइन ज्वाइनिंग द ऑब्जर्वेशन पॉइंट टू द एलिमेंट, ठीक है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर हमने कहा था कि जब हम प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं तो हम कांस्टेंट लगा देते हैं और वो कांस्टेंट था म्यू नॉट अपॉन 4 ये था स्टूडेंट्स बायोट-सेवर्ट्स लॉ। तो मेन बात जो हमें यहाँ ध्यान रखनी है वो क्या रखनी है कि एंगल किस किस के बीच में है, डायरेक्शन ऑफ करंट एंड दिस लाइन, ओके, लाइन कौन सी है, एलिमेंट और उस पॉइंट को मिलाने वाली लाइन, तो ये है एंगल थीटा। दूसरी बात जो मैं आपको बता रहा हूं स्टूडेंट्स, अगर कोई सर्कल है, ये सपोज कीजिए सर्कल है, ठीक है, तो इसमें अगर आप करंट देखोगे तो यहां पे इस पॉइंट पे अगर आप कहोगे सर यहां करंट की क्या डायरेक्शन है, तो यहां एक छोटा सा पार्ट अगर हम देखें और उसको जूम करके देखेंगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन में फिर करंट भी सीधा है, यानी कि यहां पे करंट की डायरेक्शन कुछ ऐसी है अलोंग द टेंजेंट, ठीक है। अगर आप कहोगे यहां करंट की डायरेक्शन, तो क्योंकि आप इस पॉइंट पे ढूंढ रहे हो करंट की डायरेक्शन, तो आप अगर ये छोटा सा पार्ट लेके देखते हो तो ये जो छोटा सा पार्ट है यूं है, इसको अगर आप जूम करके देखते हो तो ये पार्ट बिल्कुल ऐसे सीधा है, तो फिर यहाँ करंट की डायरेक्शन यू हुई, यानी कि अलोंग द टेंजेंट, ठीक है। ऐसे यहाँ इस पार्ट में देखोगे तो यहाँ अलोंग द टेंजेंट। तो अगर कोई सर्कुलर लाइन है, सर्कुलर हमारी रिंग है, तो उसमें क्या होगा, उसमें करंट की डायरेक्शन हमेशा अलोंग द टेंजेंट होगी, इस बात को भी आप ध्यान रखें। लास्ट जो बात है आपको ध्यान रखनी है वो ये रखनी है कि भाई अगर करंट कैरिंग वायर है तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड, राइट हैंड थंब रूल से बताया था कि मैग्नेटिक लाइंस बिल्कुल ऐसे हो जाएंगी यूं इसके अराउंड, ठीक है, जैसे कि कर्लिंग ऑफ फिंगर्स आपको बताया था
कि भाई जो कंडक्टर है उसको अपने राइट हैंड में ऐसे पकड़ो कि अंगूठा करंट की डायरेक्शन में हो, तो इसके चारों तरफ जो उंगलियां लिपटी हुई है वो मैग्नेटिक लाइंस की डायरेक्शन बता रही होंगी। ठीक है, ओके। अब हम करते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंपॉर्टेंट इसलिए कि हम यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर कॉइल पढ़ रहे हैं। इसी टॉपिक के अंदर हमारा जो लास्ट टॉपिक था कि मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर कॉइल, वो इसी से डिराइव हो जाता है, या यूं कह लीजिए कि इसका स्पेशल केस है। तो अगर आप ये कर लेते हो तो वो टॉपिक आपको करने की जरूरत भी नहीं है, तो हम इसको कर रहे हैं। टॉपिक क्या है देखिए स्टूडेंट्स, टॉपिक है स्टूडेंट्स कि ये एक सर्कुलर कॉइल है। ठीक है, अब तक तो हमने क्या किया था कि सर्कुलर कॉइल, ये सर्कुलर कॉइल थी, उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकाला था। तो सेंटर पे तो भाई आप सामने से देख सकते हो, लेकिन अब एक्सिस पे निकालना है। तो एक्सिस पे निकालने के लिए स्टूडेंट्स हमने ना रिंग को यू सामने से नहीं, कुछ यू लिया है। ठीक है, ये तो आप फ्रंट व्यू देखते हो, इसको ऐसे की बजाय ऐसे लोगे तभी तो आप एक्सिस दिखाओगे। अगर आप एक्सिस ये लोगे तो हवा में तो एक्सिस दिखा नहीं सकते, तो हवा में एक्सिस तो आप नहीं दिखा सकते, तो आप क्या करोगे, इसको ऐसे दिखाओगे। ऐसे दिखाओगे तो आपको इसका डायग्राम ऐसे बनाना पड़ेगा, और फिर एक्सिस आप यू दिखाओगे, यू इधर, तो ये एक्सिस होगी इधर। ओके, तो ये जो हमारे पास ये जो कॉइल है वो हमारे पास ये एक कॉइल है जिसमें से आई करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, मान लिया इस कॉइल की रेडियस है ए और ये है एक्सिस। जो सर्कुलर कॉइल है हमारी, ये सर्कुलर कॉइल है, इसका ये क्या है, एक्सिस। और हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, मान लीजिए इस पॉइंट पी पे, ये सेंटर है। हमने क्या बताया है कि मान लिया जाए इसकी रेडियस कितनी है ए, और उस पॉइंट की, पॉइंट कहीं भी इस एक्सिस पे, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी। तो इस पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, और इस पॉइंट की सेंटर से जो डिस्टेंस है स्टूडेंट्स वो कितनी है, x। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस कॉइल के ऊपर हम दो छोटे छोटे एलिमेंट्स मान लेते हैं। देखो आपने बायोट-सेवर्ट्स लॉ में भी एक टीएल एलिमेंट माना था, और उसके कारण ये जो करंट की डायरेक्शन है, ये एंगल थीटा, ये आर थे, उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड निकाला था। ठीक है, जहां पे डिस्टेंस आर क्या थी, डीएल एलिमेंट से पॉइंट पी की डिस्टेंस। तो भाई हमने यहाँ पे दो एलिमेंट मान लिए, एक यहाँ पे ए बी मतलब ए बी पार्ट पे ये है डीएल एलिमेंट छोटा सा, और एक सी डी पार्ट पे यहाँ भी डीएल एलिमेंट। तो हमें एलिमेंट से उस पॉइंट की डिस्टेंस लेनी होती है, ये एलिमेंट है ना डीएल, उससे डिस्टेंस लेनी होती है। तो फिर आप देख सकते हो, फिर ये डिस्टेंस हुई, ये वाली डिस्टेंस एलिमेंट से पॉइंट पी की डिस्टेंस, जिसको आप आर से डिनोट करोगे, और वो कितनी होती है। हमने भी एलिमेंट, यहाँ भी बायोट-सेवर्ट्स लॉ में भी एलिमेंट से पॉइंट पी की डिस्टेंस हमने ली है, वो आर ली थी। तो यहाँ भी हमें एलिमेंट से उस पॉइंट पी की डिस्टेंस आर ही लेनी पड़ेगी, लेकिन कितनी होगी, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और उसकी पावर 1/2 यानी कि अंडर द रूट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये लेंगे हम। ओके, तो देखिए अब हम स्टार्ट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर कॉइल। तो मैंने ये डायग्राम ड्रॉ कर रखा है स्टूडेंट्स कि ये सर्कुलर कॉइल है। ठीक है, इसके एक्सिस पे ये कोई पॉइंट पी दे रखा है, जिस पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ये जो कॉइल है उसकी रेडियस है ए, और इस पॉइंट की सेंटर से डिस्टेंस है x। तो फिर आप देख सकते हो यहाँ पे r फिर कितना हुआ, हम कह सकते हैं कि r हुआ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। हम यहाँ लिख सकते हैं r इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और उसकी पावर 1/2। ये है एलिमेंट की इस पॉइंट से डिस्टेंस। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। फिर बात आती है कि भाई अगर हम इस एलिमेंट की यहाँ इस पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड निकालें तो कितना होगा। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम यहाँ क्या कर रहे हैं, कंसीडर ए सर्कुलर कॉइल। एक सर्कुलर कॉइल हमने कंसीडर की है ऑफ रेडियस a। जो कॉइल है उसकी रेडियस कितनी है a, एंड हैविंग करंट I,
और इसमें से आई करंट फ्लो कर रहा है, फ्लोइंग थ्रू इट। वी वांट टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट P। हम यहाँ मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहते हैं हैविंग डिस्टेंस x, जो कि x डिस्टेंस पे है फ्रॉम द सेंटर ऑफ पॉइंट। सेंटर से उस पॉइंट की कितनी डिस्टेंस स्टूडेंट्स, x, जहां पे हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। हमने क्या किया, नाउ कंसीडर टू स्मॉल एलिमेंट्स AB एंड CD। एक यहाँ एलिमेंट माना है AB और एक यहाँ एलिमेंट माना है CD, ठीक है। ऑन देखिए जिसकी लेंथ कितनी है स्टूडेंट्स, dl है, ऑन द सर्कुलर कॉइल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एलिमेंट एट B। यहाँ जो एलिमेंट है उसके कारण अगर हम यहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालें, जितना भी मैग्नेटिक फील्ड है स्टूडेंट्स वो मान लिया dB है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो देखिए अकॉर्डिंग टू बायोट-सैवर्ट्स लॉ बताइए कितना होना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड। तो हम कहेंगे जी मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, जहां पे थीटा क्या होता है स्टूडेंट्स, थीटा है डायरेक्शन ऑफ करंट एंड लाइन ज्वाइनिंग द एलिमेंट टू द पॉइंट, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए हम यहां जो एलिमेंट और पॉइंट P के बीच में एंगल बन रहा है, एलिमेंट में जो करंट है ना, तो एलिमेंट में जो करंट की डायरेक्शन है और पॉइंट P को मिलाने वाली लाइन है, उसके बीच एंगल थीटा जो बन रहा है वो 90 डिग्री बन रहा है। ये आपको 2 डायमेंशनल पिक्चर है तो आपको समझ नहीं आएगा। देखो आपको थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि भाई एंगल किसके बीच में लेना है, डायरेक्शन ऑफ करंट एंड लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट टू द एलिमेंट, ये एंगल लेना थीटा। यानी कि डायरेक्शन ऑफ करंट की डायरेक्शन और इस लाइन के बीच में, ठीक है, ये जो डिस्टेंस है इसके बीच में कह लो। तो यहां आपको ये जो कॉइल है ना स्टूडेंट्स कुछ ऐसी है, तो करंट यूं जाता है, यूं ऐसे जाता हुआ। अब यहाँ करंट जो है कॉइल में ऐसे पीछे जा रहा है यूं, तो इस पॉइंट पे जैसे ये है ना स्टूडेंट्स, करंट ऐसे इसमें घूम रहा है यूं, हर पॉइंट पे अलोंग द टेंजेंट है करंट की डायरेक्शन। तो यहाँ पे ऊपर करंट की डायरेक्शन यूं हुई पीछे की साइड, और ये जो है डिस्टेंस, यानी कि ये है करंट जो है मैं दिखा रहा हूं यूं कॉइल में ऐसे फ्लो कर रहा है, ठीक है, यूं। तो जब ऊपर गया तो करंट की डायरेक्शन उधर है और ये है डिस्टेंस। आप देख सकते हो यहाँ पे इन दोनों के बीच में ये एंगल क्या बन रहा है, 90 डिग्री। ये भी आपको ऐसे समझ नहीं आने वाला, इसलिए मैंने थोड़ा सा डायग्राम तैयार करने की कोशिश की, एक बार देखना स्टूडेंट्स। ये सपोज कीजिए स्टूडेंट्स एक सर्कुलर कॉइल है, ये एक सर्कुलर कॉइल है मान लो, ठीक है, ओके। हमने ना यहाँ एक ये जो रेड रेड दिख रहा है आपको, ये क्या माना है, एक छोटा सा डीएल एलिमेंट। और यहाँ पे जो करंट है ना, आप देखो मैं कह रहा हूँ कि यहाँ यूं है, यहाँ यूं है, यहाँ यूं है, यहाँ यूं है, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे। तो यहाँ पे ऐसे अगर करंट की डायरेक्शन यहाँ पे ये ऐसे है, यहाँ पे ऐसे है, यहाँ पे ऐसे है, यहाँ पे यूं है, यहाँ पे यूं है, तो अलोंग द टेंजेंट करंट की डायरेक्शन होते होते तो इस एलिमेंट पे करंट की डायरेक्शन फिर क्या होगी, कैसे होगी, फिर यूं होगी अलोंग द टेंजेंट यहाँ पे, और फिर यूं होती होती यहाँ पे फिर डायरेक्शन बदल गई, यहाँ पे यूं हो गई, यहाँ पे यूं हो गई, यानी कि अलोंग द टेंजेंट डायरेक्शन जो है बदलती चली जाती है। तो यहाँ पे जो छोटा सा एलिमेंट माना है आपने डीएल, ठीक है, ये जो डीएल है, यहाँ पे करंट की डायरेक्शन किधर हुई, ऐसे ऐसे आपको करंट की डायरेक्शन दिखाई दे रही है, ओके। ये है करंट की डायरेक्शन यू, और ये है आर जो डिस्टेंस है, ये है एक्स और ये है ए। तो आप ध्यान से देखिए, ये जो आर है आपको यहाँ आर दिखाई दे रहा है, और जो करंट इसमें से फ्लो कर रहा है, आर और करंट की डायरेक्शन, इनके बीच में आपको क्या एंगल दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 90 डिग्री। फिर से देख लीजिए, मैं आपको यहाँ से दिखाने की कोशिश करता हूँ कि स्टूडेंट्स जो इसमें करंट फ्लो करता है ना, इसमें करंट फ्लो करता है वो अलोंग द टेंजेंट होता है। तो यहाँ पे ऐसे, 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 तो यहाँ पे करंट की डायरेक्शन इधर है, ठीक है। ये जो एलिमेंट मान रखा है यहाँ पे करंट की डायरेक्शन ऐसे है, ओके।
और ये क्या है, डिस्टेंस। तो अगर ये डिस्टेंस है, ये करंट की डायरेक्शन है, तो आपको ये एंगल तो दिख रहा होगा ना कितना बनेगा, आर और डीएल के बीच ये एंगल कितना बन रहा है, क्लियरली आपको दिखेगा कि ये एंगल तो 90 डिग्री बन रहा है सर। ठीक है, तो करंट की डायरेक्शन, ये है डिस्टेंस और ये करंट की डायरेक्शन, तो इनके बीच में आप यहां देख सकते हो, देखना ये एंगल कितना बन रहा है आपको दिख रहा है, इसमें और इसमें एंगल 90 बना क्लियर दिखाई देता है। तो यहाँ जो है एलिमेंट और आर के बीच जो एंगल बना है वो क्या बना है, फिर से सुन लीजिए। यहाँ जो करंट एलिमेंट है, ठीक है, यानी कि करंट की जो डायरेक्शन है और जो ये है उस पॉइंट को यहाँ से मिलाने वाली जो लाइन है, ये लाइन और करंट की डायरेक्शन, तो यहाँ पे जो एंगल बनता है थीटा वो 90 डिग्री बनता है। एक्चुअली ये डायग्राम स्टूडेंट्स ऐसे है, अब आप इसको कैसे समझो, बोर्ड पे ऐसे दिखाया नहीं जा सकता ना, क्योंकि बोर्ड 2 डायमेंशनल है। तो ये ऐसे है, इसमें आप देख सकते हो करंट यू है और ये है आर, तो इनके बीच में जो एंगल बनेगा यहाँ पे, ये एंगल वो 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है, ये वाला एंगल, ये देखो ये एंगल यहाँ से और ऐसे 90, पूरा 90 बन रहा है। ओके, तो यहाँ पे जो हम ये एंगल लेंगे थीटा, यहाँ पे थीटा कितना है स्टूडेंट्स, 90 डिग्री। ओके, तो अगर हम यहाँ पुट करते हैं इस डीएल एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड, तो वो हो गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि साइन 90 की क्या वैल्यू होती है स्टूडेंट्स, साइन 90 होता है 1। ठीक है, अब रही बात आर की, आर क्या है, ये वाली डिस्टेंस पॉइंट पी से इस एलिमेंट की डिस्टेंस, और वो कितनी है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और उसका क्या पावर 1/2। तो अगर आप यहां रखते हो तो हमारे पास क्या आ जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल अपॉन आर स्क्वायर, यानी कि इसका स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और उसकी पावर हाफ है, लेकिन क्योंकि आर का स्क्वायर है तो ये आ गया। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड है ड्यू टू एलिमेंट डीएल एट ए बी। ठीक है, ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड इसके कारण भी होगा। सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एलिमेंट डीएल एट सी डी, जो सी डी जो है इस पार्ट पे जो एलिमेंट डीएल है उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड, तो हम कहेंगे देखो स्टूडेंट्स करंट सेम है, वही रिंग है, वही डिस्टेंस है, सारी चीज तो सेम है, तो फिर मैग्नेटिक फील्ड इसके कारण भी उतना ही होगा। मान लिया ये क्या है, डीबी या डीबी डैश कह लो, इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा कितना होगा, डीबी डैश मान लो, वो भी कितना हुआ, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब बात आती है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है डीबी और डीबी डैश किधर होता है, हम उसकी बात करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपको याद हो मैंने आपको बताया था कि अगर आप आई क्रॉस जे लेते हो तो दो वेक्टर्स की जब आप क्रॉस प्रोडक्ट करते हो तो उनका जो रिजल्टेंट यानी कि उनका जो रिजल्ट मिलता है, यानी कि आपको जो क्वांटिटी मिलती है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है और वो इन दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर होती है। इसलिए आई और जे यूनिट वेक्टर का अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट कराते हो तो नया वेक्टर मिलता है आपको, जो कि अलोंग जेड एक्सिस होगा और वो के यूनिट वेक्टर के बराबर होता है। अगर ये एक्स एक्सिस के अलोंग है, ये वाई एक्सिस के अलोंग है, तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट आपको जेड एक्सिस के अलोंग मिलेगा। मतलब ये है कि दो वेक्टर का जब आप क्रॉस प्रोडक्ट कराते हो तो आपको जो नया वेक्टर मिलता है वो उन दोनों के प्लेन के हमेशा परपेंडिकुलर मिलता है। अब आप कहोगे कि सर यहाँ पे उसका क्या जिक्र ले आया, तो मैं कहूंगा कि मैंने आपको जब बायोट-सेवर्ट्स लॉ समझाया था तब आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी बताई थी, और आपको मैग्नेटिक फील्ड की जब डायरेक्शन बताई थी तो हमने करवाया था कि ये आ गया था आई डीएल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब,
ये हमने मैग्नेटिक फील्ड की जब डायरेक्शन समझाई थी तब ये बताया था, यानी कि आइडियल और आर। आइडियल क्या है, इस एलिमेंट में जो करंट है या करंट की डायरेक्शन है वो, और आर ये डिस्टेंस है, ठीक है। तो जब आपने इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट करवाई है तब आपको मैग्नेटिक फील्ड मिला है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसका और इन दोनों की आपने क्रॉस प्रोडक्ट कराई तो टीबी मिला है। तो डीबी यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इसके भी परपेंडिकुलर मिलेगा और इसके भी, या यूं कह लीजिए इन दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मिलेगी। करंट की डायरेक्शन पीछे की साइड है, ठीक है, और आर, इन दोनों का जो प्लेन होगा स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक फील्ड उसके परपेंडिकुलर मिलेगा। अब आपको यहां कैसे दिखाएं, मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स कि रिंग में करंट यूं फ्लो कर रहा है, यूं रिंग के अंदर ऐसे करंट फ्लो कर रहा है। ये देख लो, मान लिया ये रिंग है तो रिंग में करंट यूं फ्लो करता है क्योंकि रिंग के अंदर ही फ्लो करेगा। तो अलोंग द टेंजेंट होता है, यहाँ पे ये डायरेक्शन है, यहाँ पे ये डायरेक्शन, यहाँ पे ये डायरेक्शन, यहाँ पे ये डायरेक्शन, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। हमने यहाँ डीएल एलिमेंट माना है तो यहाँ पे करंट की ये डायरेक्शन है, ठीक है, यूं। बोर्ड पे दिखाएंगे तो यूं पीछे की साइड। तो ये है स्टूडेंट्स आईडीएल यानी कि करंट की डायरेक्शन पीछे की साइड, और ये ले रखा हमने आर, ठीक है। तो इनका ये प्लेन हुआ, तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो इनके प्लेन के परपेंडिकुलर मिलेगा। ऐसे प्लेन के, तो इनका प्लेन अगर यूं है तो परपेंडिकुलर यूं है, लेकिन यहाँ पे प्लेन जो है यूं बनेगा ये, ठीक है। फिर बता रहा हूं कि अगर प्लेन ऐसे होता, यानी कि स्ट्रेंस अगर ये प्लेन होता तो परपेंडिकुलर कुछ ऐसे होता, लेकिन ये जो प्लेन है ना यहां बनेगा ऐसे। तो अगर ये प्लेन बनेगा तो परपेंडिकुलर भी उधर जाएगा। ध्यान दें इस बात को, मैं यहां भी बता रहा हूं। ये देखिए, ये क्या है स्टूडेंट्स, आईडीएल यानी कि करंट की डायरेक्शन, और ये है आर, ठीक है। इन दोनों का ये बन गया प्लेन, ये आइडियल और आर, इन दोनों का ये प्लेन बन गया। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ये जो प्लेन है इसके परपेंडिकुलर। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है टीबी, वो मैं इधर दिखाऊंगा। तो जो डीएल एलिमेंट है, डीएल एलिमेंट जो कि करंट कैरिंग है, इसके कारण जो यह मैग्नेटिक फील्ड है जो कि हमने ये निकाला है, ठीक है, वो किधर है, इस डायरेक्शन में, इधर है मैग्नेटिक फील्ड। आईडीएल और आर, इन दोनों का ये प्लेन बना, ठीक है, कुछ ऐसे प्लेन बना, और मैग्नेटिक फील्ड आईडीएल और आर का जो प्लेन बनेगा उसके परपेंडिकुलर बनेगा। अगर ये प्लेन ये होता तो परपेंडिकुलर ऐसे होता, लेकिन क्योंकि भाई आपने कुछ एंगल से ये प्लेन यूं है ऐसे, तो उतने एंगल से मैग्नेटिक लाइंस की डायरेक्शन भी ऐसे ही होगी। तो ये जो प्लेन है स्टूडेंट्स, ये है प्लेन, तो मैग्नेटिक फील्ड इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो फिर से आप समझ लीजिए कि ये है एलिमेंट में करंट की डायरेक्शन और ये है आर की डायरेक्शन। इन दोनों का स्टूडेंट्स ये बना प्लेन, ये प्लेन हुआ। तो मैग्नेटिक फील्ड, ये डीबी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दिखा रहा हूं, तो मैग्नेटिक फील्ड इस प्लेन के परपेंडिकुलर मिलेगा। ये जो इनका प्लेन बनेगा इसके परपेंडिकुलर मिलेगा, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। तो मैग्नेटिक फील्ड ये डीबी है इस एलिमेंट के कारण, और इस एलिमेंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है जो हमने डीबी डैश निकाला है वो ये है। बस यही बात समझने की है इसमें कि एंगल 90 कैसे बनता है, और दूसरा यहाँ पे मैग्नेटिक लाइंस इधर कैसे है, इन दोनों का जो प्लेन बनेगा ये बनेगा उसके परपेंडिकुलर। मेन चीज यहाँ पे यही है। एक तो आपको ये पता होना चाहिए, ये जो एंगल थीटा है जो कि करंट की डायरेक्शन और डिस्टेंस के बीच में है वो 90 कैसे बना है, ठीक है। और दूसरा ये स्टूडेंट्स, ये जो आर था उसके एक्सिस से जो एंगल बनता है, मान लिया फाई था, तो मैं आपको बता रहा हूं कि अगर ये फाई है, मैं आपको क्लियर कर दूं कि देखो अगर ये प्लेन होता तो परपेंडिकुलर डीबी इधर ऐसे होता, अगर ये प्लेन होता। अब प्लेन ऐसे नहीं है, प्लेन यहाँ पे है, तो
तो देखो मैग्नेटिक लाइंस भी उतनी उधर होंगी। फिर समझो, प्लेन ऐसे होता यूं, तो मैग्नेटिक लाइंस जस्ट इसके परपेंडिकुलर होती, क्योंकि प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो ये वाली लाइन होती है ऐसे। लेकिन प्लेन यहाँ नहीं है, प्लेन यहाँ बन रहा है इसे। तो जितना प्लेन एंगल बनाएगा उतना ही मैग्नेटिक फील्ड भी एंगल बनाएगा। कहने का मतलब ये है कि यहाँ जो एंगल बनेगा फाई, उतना ही देखो उधर एंगल फाई बनेगा। ये देखो फाई, जितना ये फाई एंगल इधर गया उतना वो फाई एंगल उधर गया। ओके, ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखिए, हमने पढ़ लिया है कि भाई ये दो एलिमेंट्स माने हैं, इन दोनों का, इसका मैग्नेटिक फील्ड बायोट-सैवर्ट लॉ से हमने समझा था कि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी साइन थीटा, लेकिन क्योंकि एंगल 90 बन रहा है तो इस एलिमेंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड हो गया वो थीटा की जगह हमने 90 रख दिया, साइन 91 होता है। ठीक है, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी अपॉन आर स्क्वायर, आर हमने यहाँ निकाल लिया था, उसकी वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, तो इस दिए एलिमेंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है वो है तो इतना, और क्या डायरेक्शन है, डीएल एलिमेंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन ये है। मतलब इस एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड है तो इतना, यानी कि ये तो है मैग्नीट्यूड, कि इसका जो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कितना होगा, इतना। ये है मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नीट्यूड, डीबी, डीबी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इतना होगा, और होगा किस तरफ, तो इस तरफ होगा। ऐसे ही इस एलिमेंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना होगा, मैग्नीट्यूड कितनी होगी, वो इतनी होगी, और किस डायरेक्शन में होगी, इस डायरेक्शन में होगी। तो हमने दो ये वर्टिकली अपोजिट, यूं कह लें कि बिल्कुल अपोजिट, डायमेट्रिकली अपोजिट दो एलिमेंट्स माने हैं, डायमेट्रिकली अपोजिट दो एलिमेंट्स माने हैं, और उनके कारण मैग्नेटिक फील्ड निकाला है और डायरेक्शन निकाली है। तो अब जो ये मैग्नेटिक फील्ड है डीबी इस एलिमेंट के कारण, स्टूडेंट्स इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो ये मैग्नेटिक फील्ड इधर होगा डीबी कोस फाई, है ना, जिस तरफ एंगल बनता है, और दूसरा इधर होगा डीबी साइन फाई। ये इसको आपने रिजोल्व किया है, इधर क्योंकि एंगल बनता है तो डीबी कोस फाई और इधर डीबी साइन फाई। ऐसे ही इसके कारण इधर एंगल बनता है तो क्या होगा, डीबी कोस फाई, और इधर दूसरी साइड क्या होगा, डीबी डैश, डीबी डैश लिया ना, डीबी डैश साइन फाई। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। तो अब हम आगे करते हैं कि भाई अब टोटल मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालें। तो स्टूडेंट्स मैं इसको रब कर देता हूं। आप अगर आपको लिखना है, नोट्स बनाने हैं, तो यहाँ यूं का इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, ठीक है, तो ये आप इसको यूं का लिख पाओगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, आगे हम करते हैं, क्योंकि हमने मैग्नेटिक फील्ड दो एलिमेंट्स के कारण निकाला है, तो आगे देखिए डीबी और डीबी डैश, ध्यान से देखो, ये डीबी है और ये डीबी डैश है। आपको क्या लगता है ये बराबर है इनकी मैग्नीट्यूड, जितना ये है उतना यही है। तो अगर ऐसा है तो हम लिख सकते हैं एज डीबी इज इक्वल टू डीबी डैश, क्योंकि डीबी और डीबी डैश बराबर है, जो जितना मैग्नेटिक फील्ड इसका है उतना ही इसका भी है। ओके, तो फिर डीबी कोस फाई बराबर होगा डीबी डैश कोस फाई, क्योंकि अगर डीबी डीबी डैश बराबर है तो दोनों साइड कोस ले लेते, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इनको देखो आप, दोनों बराबर हैं, ये है डीबी कोस फाई और इधर है डीबी डैश कोस फाई, दोनों बराबर तो है ही, और क्या है, अपोजिट भी है। ठीक है, इक्वल एंड अपोजिट। अगर इक्वल और अपोजिट हैं तो क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। तो ये तो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, तो कैंसल्स ईच अदर, एक दूसरे को कैंसिल कर दिया स्टूडेंट्स इन दोनों ने, तो क्योंकि क्या है, इक्वल और अपोजिट, यानी कि इन दोनों, इसका जो एलिमेंट का जो मैग्नेटिक फील्ड था डीबी, उसका ये कंपोनेंट, और इसका जो मैग्नेटिक फील्ड था डीबी डैश, उसका ये कंपोनेंट एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं, यानी कि ये खत्म, इनका इस तरफ इफेक्ट है ही नहीं। ये हो गया स्टूडेंट्स, ठीक है।
तो अब तो दोनों का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किस तरफ बचा है स्टूडेंट्स, दोनों के कारण मैग्नेटिक फील्ड इधर बचा है कितना, इस वाले के कारण dv sin phi और दूसरे वाले के कारण dv डैश sin phi, ये बचा है इधर मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ओके। आपने ये दो एलिमेंट माने हैं और आपने देखा इन दोनों एलिमेंट्स के कारण मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ इस डायरेक्शन में बसता है, क्योंकि इनके जो ये वाले कंपोनेंट थे वो कैंसिल हो रहे हैं। अब मेरा क्वेश्चन है, किसी एक एलिमेंट के कारण कितना मैग्नेटिक फील्ड बचा है, dv sin phi, दूसरे के कारण dv sin phi ही है ना। अगर हमने ऐसे तीसरा और चौथा लिया होता तो तीसरे और थर्ड और जो फोर्थ है उनके भी ये वाले कंपोनेंट्स तो कैंसिल हो जाते, तो तीसरे के कारण भी इधर कितना बचता, dv sin phi, और चौथे के कारण भी इधर कितना बचता, dv sin phi। ऐसे ही मैंने फिफ्थ और सिक्स्थ भी डायमेट्रिकली अपोजिट दो एलिमेंट्स लिए होते तो उनका भी ये और ये एलिमेंट तो कैंसिल हो जाता, ये जो इनका पार्ट था ये और ये, ठीक है, ये कंपोनेंट तो कैंसिल हो जाते। तो फिफ्थ वाले के कारण इधर बचता कितना, dv sin phi, और सिक्स्थ जो एलिमेंट लिया है उसके कारण यहाँ कितना बचता, dv sin phi। ऐसे ही अगर मैं सेवंथ और एट्थ डायमेट्रिकली अपोजिट कहीं यहाँ और यहाँ लूं तो सेवंथ का ये कंपोनेंट और एट्थ का ये कंपोनेंट कैंसिल कर देते, तो सेवंथ का इधर कितना बचता, dv sin phi, एट्थ का कितना बचता, dv sin phi। यानी कि यहाँ डायमेट्रिकली अपोजिट आप कितने भी एलिमेंट्स ले लो, हर एक एलिमेंट का इस तरफ कितना कंपोनेंट बचता है, पहले का भी dv sin phi, दूसरे का भी, तीसरा चौथा लेते तो थर्ड का भी इधर dv sin phi, फोर्थ का भी इधर dv sin phi, फिफ्थ सिक्स लेते तो फिफ्थ का भी इधर dv sin phi, सिक्स्थ का भी dv sin phi। ऐसे जितने भी हम एलिमेंट्स लेते हर एक एलिमेंट के कारण इधर कितना मैग्नेटिक फील्ड बचता है, dv sin phi। इसलिए पूरी रिंग के ऊपर तो ऐसे ऐसे एलिमेंट्स बहुत सारे हैं, तो सभी का इधर मैग्नेटिक फील्ड dv sin phi, dv sin phi, dv sin phi, dv sin phi है, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड फिर कितना हुआ, तो हम कहेंगे देयरफॉर टोटल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वोल रिंग, टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना हुआ, वो हुआ स्टूडेंट्स dv sin phi, इसका इंटीग्रेशन। देखो स्टूडेंट्स dv और dv डैश बराबर है ना, तो इसको भी हम dv ही मान लेंगे, यानी कि पहले के कारण dv sin phi इधर, तो दूसरे के कारण dv sin phi इधर ही है, तीसरे के कारण भी इधर ही है dv sin phi, चौथे के कारण भी इधर ही है dv sin phi। ओके, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो हमारा मान लिया भी है वो कितना है, dv sin phi। अब dv तो आपको याद होगा, अभी थोड़ी देर पहले हमने यहाँ निकाला था, कितना था, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल अपॉन आर स्क्वायर, आर स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, तो ये है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये तो है dv की वैल्यू रखती। अब बात करते हैं साइन फाई की, साइन फाई, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो अगर ये एंगल है तो एंगल के सामने वाला तो परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, हाइपोटेनस ये, क्योंकि स्टूडेंट्स साइन फाई होता है ना, साइन थीटा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर की जगह तो ए है और हाइपोटेनस की जगह ये क्या है, आर, और वो कितना है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और उसकी पावर हाफ 1/2, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और उसकी पावर 1/2। ओके, जो भी फैक्टर आपको लगते हैं कि ये कांस्टेंट है उनको हम बाहर ले लेते हैं इंटीग्रेशन से, तो एक तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कांस्टेंट है स्टूडेंट्स, दूसरा आई कांस्टेंट है, करंट सभी एलिमेंट्स में से सेम करंट फ्लो करेगा, तीसरा रेडियस सभी के लिए सेम है, ठीक है, और ये डिस्टेंस भी सभी के लिए सेम है, वैसे क्या, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर यानी कि आर,
तो सभी के लिए सेम है। बताओ ये और ये कितना हुआ, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 1 तो ये है और हाफ ये है, कितनी हो गई 1 और हाफ 3/2। बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाया करती है, तो 3/2। अब इसके अंदर क्या बचा, ये ले लिया हमने, आई ले लिया, ये पूरा ले लिया, ए ले लिया, तो अंदर क्या बचा डीएल। ओके, डीएल क्या है, डीएल क्या है, इसके ऊपर एक छोटा सा एलिमेंट डीएल, और हमने ऐसे ऐसे एलिमेंट्स जो हैं सारे माने हैं, ठीक है। अब ये डीएल है, ये भी डीएल है, ये भी डीएल है। डीएल का इंटीग्रेशन से क्या मतलब है कि जितने भी ये डीएल 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 एलिमेंट्स हैं सभी को जोड़ दो, सभी की लेंथ को जोड़ दो। अब इस सभी को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगी, क्या बन जाएगी, सर्कमफ्रेंस, लेंथ ऑफ सर्कमफ्रेंस, है ना। तो हम क्या लिखेंगे, P इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 इनटू स्टूडेंट्स ये क्या है, लेंथ ऑफ सर्कमफ्रेंस, और सर्कमफ्रेंस की लेंथ क्या होती है 2 पाई आर, लेकिन यहाँ रेडियस है a, तो क्या हो जाएगी 2 पाई a। ओके, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमें रिजल्ट क्या मिला, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई ए और ए स्क्वायर, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई ए और ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और उसकी पावर 3/2। आपके मन में जरूर एक बात चल रही होगी, बहुत मन कर रहा होगा आप लोगों का कि सर 2 पाई से कैंसिल कर दो, है ना, हो रहा होगा मुझे, मैंने क्यों कैंसिल नहीं किया। स्टूडेंट्स जब हम न्यूमेरिकल्स लेते हैं ना, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की जो वैल्यू होती है 10⁻⁷ हम डायरेक्ट पुट कर लेते हैं, ठीक है। कैंसिल करने के बाद फिर हमें म्यू नॉट की वैल्यू फिर लिखनी पड़ेगी, म्यू नॉट इज इक्वल टू 4 पाई इंटू 10⁻⁷। अभी हम ऐसे न्यूमेरिकल्स में हम इसका यूज कर लेते हैं, इसलिए कैंसिल नहीं किया हमने। ओके, आगे आप चाहो तो कर सकते हो। तो ये जो है स्टूडेंट्स मैग्नेटिक फील्ड हमने निकाला है, लो मन करे तो आप इसको कैंसिल कर लेना, और मैग्नेटिक फील्ड कितना आ गया, म्यू नॉट, मैग्नेटिक फील्ड कितना आ गया, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, 2 आई ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर उसकी पावर 3/2। ये मैग्नेटिक फील्ड है स्टूडेंट्स, किसके कारण, इस रिंग के कारण, कितने डिस्टेंस पे, इसके सेंटर से x डिस्टेंस पे, ठीक है। ये तो है स्टूडेंट्स एक, अगर इसमें नंबर ऑफ टर्न्स 1 है, जैसे चाबी जो होती है आपकी साइकिल की चाबी और कोई, उसमें ना आपको एक फिर टर्न, दूसरी टर्न भी हो, तो 2 टर्न हो तो फिर मैग्नेटिक फील्ड इसका 2 टाइम हो जाएगा। फिर अगर 1 2 3 टर्न हो तो 3 टाइम्स भी हो जाता है। और अगर n टर्न्स हो, यानी कि 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 5 ऐसे अगर n टर्न्स हैं तो मैग्नेटिक फील्ड इसका n टाइम भी हो जाता है, और मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है म्यू नॉट n आई ए स्क्वायर, मैंने n से मल्टीप्लाई कर दिया है, और 2a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर उसकी पावर 3/2, ठीक है। ये n की बात है। एक बात ध्यान दें, जो हमने लास्ट वीडियो में जो टॉपिक पढ़ा था मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर कॉइल, जिसका रिजल्ट ये आया था म्यू नॉट आई अपॉन 2r, ठीक है। वहां भी अगर 2 टर्न होते तो 2 टाइम, 3 टर्न होती तो 3 टाइम, n टर्न्स होती तो n टाइम, ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर जो आपके पास रिंग है उसमें n टर्न्स हैं तो फिर मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट n आई अपॉन 2r लिख सकते हो आप, ठीक है। ओके, तो स्टूडेंट्स ये हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाला है किसके कारण, इस सर्कुलर रिंग के कारण। कहां पे, एक इसके एक्सिस पे कोई पॉइंट P है जो इससे x डिस्टेंस पे है, तो इतना मैग्नेटिक फील्ड निकाला है। अब अगर हम स्पेशल केस पढ़े स्टूडेंट्स, स्पेशल केस क्या, स्पेशल केस है कि अगर हम सेंटर पे ही निकालते,
मैग्नेटिक फील्ड यहां निकालते हैं, तो अगर हम यहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं तो फिर ये पॉइंट यहां की बजाय यहां होता, और अगर पॉइंट यहां होता तो फिर एक्स डिस्टेंस कितनी होती? अगर पॉइंट यहां सेंटर पे ही होता तो फिर ये एक्स डिस्टेंस कितनी होती? 0। तो हम लिख सकते हैं एट सेंटर, अगर हम सेंटर की बात करेंगे तो x 0 हो जाएगा, और अगर x 0 हो जाएगा यानी कि पॉइंट यहां होता सेंटर पे, स्पेशल केस दे दिया, तो फिर हम यहां मैग्नेटिक फील्ड निकाल के देखें तो कितना हो। ओके, तो हम यहां पुट करके देखते हैं b इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर अपॉन x की वैल्यू क्या रखते हैं हम? 0 रखते हैं, तो क्या आ जाता है 2a स्क्वायर, x तो 0 है ना, और उसकी पावर 3/2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर अपॉन 2 a स्क्वायर की पावर 3/2 क्या आएगा? a क्यूब। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, तो a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल, कितना मैग्नेटिक फील्ड आ गया सेंटर पे? म्यू नॉट एन आई अपॉन 2a, a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल। देखो यही तो था लास्ट टॉपिक जो हमने सर्कुलर कॉइल के सेंटर पे निकाला था, तो यही रिजल्ट तो था, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r। वहां r रेडियस थी, यहाँ a रेडियस है। ठीक है, तो यहाँ हम सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल भी निकाल सकते हैं इसी से, बट वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा? वहां पे x की वैल्यू 0 रखनी पड़ेगी, क्योंकि पॉइंट फिर यहाँ होगा, तो फिर ये 0 वैल्यू रखोगे तो x के जगह जैसे आप 0 रखोगे तो वही रिजल्ट आ जाएगा जो आपने किसने किया था? सर्कुलर कॉइल के सेंटर पे निकालने किया था। तो स्टूडेंट्स कोशिश की है कि आपको ये समझ में आए। ठीक है, मैंने ये जो उठा के ये जो डायग्राम बनाए हैं, होप कि आपको समझ आए होंगे, और फिर भी अगर ना आते हो, ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, अब आप इसको अच्छे से कीजिए, फिर हम इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स करेंगे और नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे, तब तक आप करते रहिए।